स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक को बताने आया हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। मतलब ये हुआ कि एक नई रूढ़िवादी परंपरा जो है उसकी शुरुआत होती है वर्ष 1815 के बाद। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये कंजर्वेटिज्म है क्या। तो देखिए, आपको क्लास 9th में जब आपको मैंने रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको ये बतलाया था कि लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो उस समय जो मैंने कंजर्वेटिव्स के बारे में जो आपको बताया था, थोड़ा उसको आप याद कीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। देखिए, ध्यान दीजिए, जिस चीज के अंत के लास्ट में ISM लग गया यानी वो एक आइडियोलॉजी है, और कंजर्वेटिव वो लोग हैं जिनकी उस तरीके की विश्वास है या सोच है। तो कंजर्वेटिज्म है क्या? तो कंजर्वेटिज्म एक तरीके का ये एक आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, जिसमें लोग ये मानते हैं कि जो पुरानी जो परंपराएं जो है, ट्रेडिशंस जो हैं वो बेहतर हैं। यानी ओल्ड जो है रिचुअल्स और कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं वो सही हैं। ये जो है मोनार्कियल शासन को प्रेफर करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको क्विक चेंज के प्रति ये इनका जो समर्थन नहीं होता है। ये ग्रेजुअल चेंज को अपनाते हैं, यानी इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जल्द जो है तुरंत किसी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रेजुअल धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आखिर एक नई कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये नई कंजर्वेटिज्म है क्या? तो ये नई कंजर्वेटिज्म जो है वो वर्ष 1815 के बाद क्या थी? तो याद कीजिए, वर्ष 1815 ये वो वर्ष है जब आपको नेपोलियन का शासन जो है, यानी नेपोलियन जो है वो वाटरलू के मैदान में हारा था। यानी नेपोलियन जो कि फ्रांस का राजा था, उसे जो है ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जो है नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराया। हराने के बाद क्या हुआ कि जब नेपोलियन का डिफीट हो गया तो फिर जो यूरोपियन जो पावर्स जो थे वो ये चाहते थे कि आखिर किस तरीके से फिर से सेटबैक किया जाए, यानी किस तरीके से फिर से जो है मोनार्क शासन को वापस लाया जाए। तो इसके लिए वो लोग जो है एक वियना में एक बैठक करते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा और बैक में जरा चलते हैं। तो देखिए, कंजर्वेटिव जो थे ना वो आपको ओल्ड मेथोडोलॉजी, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम्स पर विश्वास करते थे। वो चाहते थे कि मोनार्कियल शासन जो है वो रहे। वो चाहते थे कि चर्च को जो पावर्स जो पहले जो मिले हुए थे वो मिलना सही है। प्रिविलेजेस जो दिए जा रहे थे उसका भी वो समर्थन करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसी कंजर्वेटिव्स जो लोग जो थे, इन्हीं के अंदर जो है दो खेमे में लोग बट गए। एक जो खेमा जो था वो कह रहा था कि नहीं, देखिए बदलाव करना जरूरी है। उसने ये कहा कि बदलाव जो है वो करना जरूरी है, ठीक है। जो आधुनिकीकरण नेपोलियन के द्वारा जो किया गया था उसे वो सही मानते थे, और क्या उनका ये मानना था कि ये मॉडर्नाइजेशन के तहत ही जो है और जो होगा ऑटोक्रेटिक रूल हमारा जो है मजबूत होगा। उनका ये मानना था कि जो बदलाव जो किए गए हैं ये बदलाव सही है। कौन से बदलाव? जो नेपोलियन के द्वारा किया गया है, इसमें कोई बदलाव वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई बदलाव हो। ये जो बदलाव जो नेपोलियन ने जो किया था उसको वो सही मानते थे, और ये मानते थे कि अब जो है आपको मोनार्कियल शासन जो शुरू होने जा रही है तो उसमें ये बदलाव को जो है किसी प्रकार का इसमें जो है छेड़छाड़ ना हो, यानी ये बदलाव वैसे ही जो है आपको चलते रहे जो चेंजेस जो नेपोलियन ने लाया है। क्योंकि उन्हें इस बात को समझ में आ चुका था कि देखिए नेपोलियन ने क्या किया था। नेपोलियन ने क्या कोई डेमोक्रेसी लाया था? नेपोलियन ने क्या कोई डिक्टेटोरियल रूल लाया था? नहीं। नेपोलियन ने कैसे शासन किया? नेपोलियन ने मोनार्कियल ही शासन किया था। यानी उसने उसके शासन में बस अंतर यही था कि नेपोलियन ने क्या किया, पहले के जो ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स जो थे उसको जो है उसने क्या किया, चेंजेस लाया। उसने जो है मॉडर्नाइजेशन लाया, यानी आधुनिकीकरण किया। उसने आधुनिक सेना का निर्माण किया, ठीक है। आधुनिक उसने जो है
सेना का निर्माण किया। साथ ही साथ जो है उसने क्या किया, वेट और मेजर सिस्टम्स में बदलाव लाया। यानी नेपोलियन ने जो अपने सिविल कोड जो लाया, ठीक है, जिसको शुरुआत में उसने फ्रांस में लागू किया, उसके बाद से जिन जिन इलाकाओं को जो है नेपोलियन ने कब्जा किया उन टेरिटरीज में भी ये लाया। तो लोगों को ये क्या लग रहा था, लोगों को ये एक नई आजादी लोगों ने चखी थी, ठीक है। और अब क्या हो रहा था कि अब 1815 के बाद जो है जब यूरोपियन पावर्स जो है जब फिर से जो है इन इलाकाओं में मोनार्कियल शासन जब स्थापित करेंगे, तो यहां पर अगर वो प्रिविलेजेस जो पहले से जो लोगों को जो मिले हुए थे, जो लिबर्टी लोगों ने पहले से जो नेपोलियन के समय में जिसका जो है आपको स्वाद जो लोगों ने चखा था, अब ये जब अगर उनसे छीना जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कंजर्वेटिव्स जो ये सोच रहे थे कि नहीं भाई, जो पहले से जो परंपराएं जो चली आ रही हैं, ठीक है, वो चलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ नेपोलियन के द्वारा जो भी सुधार के कार्य जो किए गए हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है, लोगों को जो अधिकार जो दिया गया है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो है वो ये था कि वर्ष जो है 1815 में जब वाटरलू की जो जंग हो गई, तो आपको जो है ट्रीटी ऑफ वियना होता है। वियना में क्या होता है, आपको जो है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी जो है देशों से जो है लोग जो है वो डेलीगेट्स जो है वो मीटिंग करने के लिए आते हैं, यानी बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में सभी जगह के से जो है प्रतिनिधि जो है वो आते हैं, ठीक है। और इस बैठक की मेजबानी जो है ना ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच के द्वारा किया गया था। यहाँ ड्यूक कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। ड्यूक जो है ये जो है आपको कोई गाड़ी नहीं, बल्कि ड्यूक शब्द का अर्थ होता है राजकुमार। तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। इनका नाम था मेटरनिच, लेकिन क्या बोलते हैं, ड्यूक मेटरनिच, यानी राजकुमार मेटरनिच जो है वो क्या कर रहे थे, इसकी मेजबानी कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब सभी जो है रिप्रेजेंटेटिव जो आपको ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, BRPA, यानी इसको शॉर्ट में हमने आपको बताया, याद करने का एक ट्रिक है, BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन्हीं चार जो है शक्तियों ने मिलकर जो है वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वियना में जो है एक बैठक का आयोजन करते हैं और बैठक में ये फैसला लिया जाता है, ठीक है, कि भाई अब जो है फ्रांस को जो है क्या किया जाएगा, फ्रांस के में जो है फिर से मोनार्कियल सिस्टम को हम लोग बहाल करेंगे। जो बर्बन डायनेस्टी जिसको कि जो है पद से हटा दिया गया था, अब फिर से बर्बन डायनेस्टी के राजा को जो है पद पर बैठाया जाएगा, यानी फिर से जो है बर्बन डायनेस्टी जो है वो क्या करेगी, शासन करेगी। तो इस बार जो है राजा जो है वो लुइस 18 को जो है बर्बन डायनेस्टी के जो है ये आपको जो है राजकुमार राजा थे, तो इन्हें जो है क्या किया गया, बर्बन वंश के राजा लुइस 18वां को जो है क्या किया गया, फिर से गद्दी पर बैठाया गया। तो लुइस 18वें जो थे वो 1815 से लेकर 1824 तक इनका शासन था। फिर 1830 से लेकर 1848 तक जो है आपको जो है लुइस फिलिपी ने शासन किया, ये भी बर्बनी डायनेस्टी के जो है आपको राजा थे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से जो है फैसला ट्रीटी ऑफ वियना में जो है महत्वपूर्ण 4 फैसले लिए गए। ये 4 फैसले क्या है, तो पहला फैसला ये लिया गया कि बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिस्टोर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी फिर से बर्बन डायनेस्टी को जो फ्रांस में जो है बर्बन डायनेस्टी के राजा को जो फ्रांस में जो है शासन करने का अधिकार दिया गया। दूसरा काम क्या किया कि नेपोलियन के द्वारा जो इलाके जो कब्जा जो किए गए थे, जब नेपोलियन जब फ्रांस का राजा था, तो जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने एनेक्स्ड किए थे, उन टेरिटरीज को क्या किया गया, जो टेरिटरीज नेपोलियन ने एनेक्स्ड किए गए थे, अब वो टेरिटरीज जो है वो क्या किया गया, फ्रांस से छीन लिया गया, ठीक है। और उन टेरिटरीज को जो है यही जो है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, उस टेरिटरी को बांट दिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक काम ये किया गया कि जर्मनी का जो कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स का, उसको जो है टच नहीं किया गया, ठीक है। तीसरा काम क्या किया गया, तीसरा काम ये किया गया कि फ्रांस के जो बॉर्डरिंग जो एरियाज जो थे, यानी फ्रांस के जो सीमावर्ती जो इलाके जो थे, वहां पर छोटे छोटे स्टेट्स का गठन कर दिया गया। स्टेट्स का गठन जो किया गया वो इसलिए किया गया ताकि जो है फ्रांस जो है वो भविष्य में जो है अपने पावर को जो है एक्सपैंड न करे, टेरिटरी का जो एक्सपेंशन न करे, तो उसके ऊपर ये चेक करने के लिए, यानी उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए क्या किया गया कि स्मॉल
स्टेट्स जो है वो फ्रांस के जो बाउंड्रीज जो थे वहां पर स्थापित कर दिए। इसको ऐसे समझिए, देखिए कि भारत का पड़ोसी है चीन। भारत का पड़ोसी कौन है? चीन है, ठीक है। लेकिन इस भारत के पड़ोसी चीन के बीच में कौन आता है? नेपाल आता है। तो नेपाल जो आ रहा है, तो नेपाल जो है अगर किसी प्रकार का मान लिया चाइना अगर भारत पर ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो वो चाइना तो उड़कर तो सीधे नहीं आएगा, ठीक है, तो नेपाल के रास्ते से ही होकर आएगा। तो कहीं ना कहीं जब चाइना की जो है भारत में अगर अटैक करने की अगर किसी प्रकार की अगर उसकी सेना की मार्च होगी, तो सबसे पहले ये आहट कहां आएगी? नेपाल में। तब तक क्या हो जाएगी? भारतीय सेना जो वो सतर्क हो जाएगी। तो बस वैसे ही समझिए यहां पर भी कि फ्रांस के जो है बॉर्डर जो एरियाज जो थे वहां पर क्या किया गया? छोटे छोटे स्टेट्स जो है वो तैनात कर दिए गए, यानी छोटे छोटे स्टेट्स का गठन कर दिया गया, ठीक है, जिससे कि फ्रांस भविष्य में एक्सपैंड न करे। यानी अब ये स्टेट्स क्या करेंगे? ये स्टेट्स जो है सबसे पहले फ्रांस अगर एक्सपैंड करेगा तो इन स्टेट्स के ऊपर कब्जा करेगा, ठीक है। तो इन स्टेट्स के ऊपर जब कब्जा करेगा तो क्या होगा? ये जो पावरफुल जो आपको जो कंट्रीज जो हैं इनको क्या हो जाएगा? इनको इस बात का जो है पता चल जाएगा और वो फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको तीसरा कार्य किया गया। चौथा ये कार्य किया गया कि जो टेरिटरीज जो थे, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ टेरिटरीज जो थे वो आपको नेपोलियन ने जो कब्जा जो किया था वो फ्रांस से छीन लिया गया, और अन्य जो टेरिटरीज जो थे उन टेरिटरीज को क्या किया गया? ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो यहां पर रसिया और ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाकी के जो टेरिटरीज जो बचे हुए थे ना, इन टेरिटरीज पर रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो ये चार कार्य किए गए। चारों कार्य को एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट्स वाइज समझा दूं। फर्स्ट पॉइंट में आप ये जान लीजिए कि जो है आपको बर्बन डायनेस्टी के किंग को रिस्टोर किया गया। दूसरा काम किया गया कि व्हाटएवर द टेरिटरीज व्हिच नेपोलियन हैज एनेक्स्ड व्हेन नेपोलियन वाज द मोनार्क ऑफ द फ्रांस, that territories were captured by BRPA, ठीक है। ये BRPA के द्वारा जो है क्या किया गया? ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया गया? इन टेरिटरीज को क्या जो है अपने कब्जे में ले लिया गया, ठीक है। यानी फ्रांस का कंट्रोल जो है उन इलाकों से हट गया। तीसरा कार्य क्या किया गया? तीसरा कार्य ये किया गया कि जो फ्रांस के जो बाउंड्रीज जो थे वहां पर स्मॉल स्टेट्स जो है वो उनका जो है स्थापना किया गया। छोटे छोटे स्टेट्स जो है वो उनके बाउंड्रीज के ऊपर, बाउंड्रीज के जो है सटे हुए आपको जो है छोटे छोटे स्टेट्स का गठन कर दिया गया, और ये स्टेट्स क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे फ्रांस के पावर को जो है आपको। जब भी जो है फ्रांस जो है अपने पावर को एक्सपैंड करेगा या किसी भी प्रकार का अगर किसी तो कोई भी तरीके का अगर टेरिटोरियल जो है वो अगर एक्सपेंशन करेगा तो उसको रोकने में ये क्या करेंगे? मदद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ये तीन कार्य हो गए, ठीक है, और तीन और एक चौथा मैंने आपको बताया। चौथा ये था कि आपको जो है जो इलाके जो थे वो इलाके क्या किए गए कि इनको जो है रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, जो इलाके जो जब नेपोलियन के हारने के बाद जो इलाके जो इनके कब्जे में आए उन इलाकों को क्या किया गया? पावरफुल रूलर्स के हाथों में दे दिया गया। और खास तौर पे ये बात जान लीजिए कि पावरफुल रूलर्स कहां पर स्थापित किए गए? शक्तिशाली जो है ताकत जो है शासकों को जो है ना फ्रांस के ही इर्द गिर्द लगाया गया था, क्योंकि ये जो है आपको बहुत मुश्किल से उन लोगों ने जो है नेपोलियन के ऊपर जो है लगाम लगाया था, ठीक है। तो अब ये चाहते नहीं थे कि फिर से उनकी बनी बनाई जो खेल जो है वो बिगड़ जाए, ठीक है। बनी बनाई हुई खेल क्या? बनी बनाई हुई खेल का मतलब यहां पर ये है कि जिस तरीके से आपको इन्होंने जो है फिर से जो है मोनार्कियल सेटअप जो है फिर से गेन किया है, फिर से जिस तरीके से ये पावर में आए हैं, तो अब ये नहीं चाहते हैं कि फिर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा नेपोलियन जन्म ले और वो जो है फिर से क्या करे? फिर से जो है उनके जो है इलाकों में से उनको जो है आपको मोनार्कियल रूल से बाहर निकाले, ठीक है, या फिर खुद ही वो मोनार्क बनकर शासन करे। तो यहां पर नेपोलियन जो है वो क्या था? उसको हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? उसने जो है जो कार्य जो किए थे वो डेमोक्रेटिक थे, वो डेमोक्रेट नहीं था, लेकिन उसके कार्य जो थे वो उसने जो है कुछ डेमोक्रेटिक जो है प्रिंसिपल्स जो है उसने लागू किया था, इसीलिए उसको हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना गया। और दूसरे साम्राज्य के लोग भी जो है उसे अपने यहाँ वेलकम कर रहे थे, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ आइए। भले ही उसने शासन की बागडोर जो अपने परिवार के ही सदस्यों को दिया था, भले ही उसने जो है मोनार्कियल ही रूल किया, लेकिन फिर भी जो है उसने जो बदलाव जो किए थे वो लोगों के लिए जो है लोग उसे आज भी याद कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर क्या होता है
कि इतने के बाद जो है अब फिर से जैसे ही आपको जो है ये शासन जो है शुरू हो जाता है, यानी फिर से जब जो है मोनार्कियल शासन की शुरुआत होती है, तो इस बार जो है मोनार्क जो होते हैं वो पहले के अपेक्षा और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, यानी और ज़्यादा निरंकुशवादी हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर इनके जो है सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के कामकाज के बारे में या राजा के बारे में अगर विरोध करेगा तो उसके जो है आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी मर्सी जो है लोगों के ऊपर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी आवाज भी उठती है तो धीरे धीरे वो एक बड़ी आवाज के तौर पर तब्दील हो जाएगी और इन मोनार्क के लिए परेशानी का सबक बन जाएगा। दूसरा काम ये किया गया, 1815 में स्थापित जो आपको निरंकुशवादी जो शासन जो था अब, ठीक है, ये शासन जो है अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी बात को जो है सुनने को अब ये तैयार नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो है इस जो है मोनार्कियल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलता है या कोई भी उसकी लेजिटिमेसी के खिलाफ अगर बोलता है, यानी उसकी वैधता के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, तो उसके आवाज को जो है कुचलने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो है एबॉलिशन, यहाँ पर जो है सेंसरशिप के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई। यानी जो है सेंसरशिप जो है, यानी जो है आपको जो प्रेस जो थे उनके ऊपर जो है सेंसरशिप लागू कर दिया गया। मतलब ये है कि आपको जो है अगर कोई भी अखबार, कोई भी किताबें, कोई भी मैगजीन्स या पत्र पत्रिकाएं जो है जिसमें आपको जो है किसी भी प्रकार की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई बातों को अगर उल्लेख है, जिससे कि उन्हें ये डर लगता है कि भाई फिर से जो है कहीं ना कहीं जो आपको आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो निकल कर जो आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसी जो बातें जो निकल कर जो आई थी, ठीक है, तो ऐसी अगर बातें जो अगर नाटक में या पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में या बुक्स में या मैगजीन्स में अगर छापी जाएंगी, तो वैसे मैगजीन्स को क्या कर दिया जाएगा, वैसे जो है मैगजीन्स को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैगजीन्स को ही ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ इस तरीके की अगर कोई भी बातें अगर कहता है, ठीक है, यानी किसी भी अगर तरीके के अखबारों में अगर इस तरीके की बातें अगर आती हैं तो उसके खिलाफ जो होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन फिर भी बहरहाल ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और जो है फ्रैटर्निटी की जो बातें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलकर जो सामने जो आई, ये जो है उस समय के लिबरल्स को जो है हमेशा इंस्पायर करते थे कि आगे फिर से जो है रिवॉल्यूशन करने के लिए, और ये लोग जो है रिवॉल्यूशन को इसी तरीके से आगे अंजाम भी देते हैं, यहीं पर इनका कारवां रुकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज जो है दूसरों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी आपकी तरह ही दूसरे बच्चे ऑनलाइन स्टडी का जो है लाभ उठा पाए। थैंक यू।